मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। ये एक बच्चे की कुंडली है। इस कुंडली के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे और इस कुंडली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बच्चे का जो जन्म हुआ वो कौन सी नक्षत्र में हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों न हम पहले से ही किसी अच्छे ज्योतिषी मिल करके किसी अच्छे क्षमा कीजिए, थोड़ा सा आवाज की आज समस्या है, थोड़ा गला खराब है मेरा, इसलिए थोड़ी आवाज ऐसी आ रही है। तो क्यों न किसी जानकार ज्योतिषी से मिल करके और पहले से ही हम प्री प्लानिंग क्यों न कर लें कि कौन सी नक्षत्र में मेरे बच्चे का जन्म हो रहा है और नक्षत्र उसके लिए अच्छा है या नहीं है। सब बातें बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं इस बच्चे के बारे में बता दूं कि इस बच्चे का जो जन्म है, इस बच्चे का जन्म हुआ है 12 मई 2022 और समय है 9:40 AM। कहां पे? जमशेदपुर में। शुक्ल पक्ष के एकादशी का जन्म है बच्चे का और इसका नक्षत्र है जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और ये जो है किसका? चांदी के पाया पे इस बच्चे का जन्म हुआ है। अब ये बच्चा जो है लगभग आप मान के चलिए तो मई से जून और जून से जुलाई लगभग 2.5 महीने के लगभग का ये बच्चा है और इस बच्चे का स्वास्थ्य बहुत खराब है। ये बच्चा जब से जन्म हुआ है इसका तब से थोड़ी बहुत समस्या इसको हो रही थी और इन दिनों उसको समस्या बहुत ज्यादा हो गई है और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये कुंडली मेरे पास आई और इनका प्रश्न था मुझसे कि आखिर में क्या समस्या है कुंडली में कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब है और इसकी आयु है कि नहीं है। बहुत गंभीर विषय था। एक छोटा बच्चा जो सिर्फ 2.5 वर्ष का है। जवाब देने की कोशिश करेंगे हम यहां पे कि आखिर में ऐसा क्या समस्या है जो इस बच्चे को हुआ और ये इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो चलते हैं लगने की तरफ। ये कर्क लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी कौन बनते हैं? तो लगन के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठे हैं, पराक्रम भाव में। शुक्ल पक्ष का जन्म है, एकादशी का जन्म है और सूर्य से चंद्रमा जितना ही लगभग 1 2 3 4 5 6 घर आगे हैं। इसका मतलब चंद्रमा जो है शुभ है, चंद्रमा अच्छे हैं, चंद्रमा के पास बलाबल है। तो चंद्रमा यहाँ पे तीसरे भाव में बैठे हैं और मैं अपने गोचर का जब वीडियो आपको बनाया था तो मैंने बताया है कि चंद्रमा जो गोचर में यहाँ पे तीसरे में, छठे में और 11वें में अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ तीसरे भाव में है लेकिन चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। हम केतु और राहु को नहीं मानते हैं, सूर्य को। तो ये जो चंद्रमा है वो केमद्रुम दोष से पीड़ित है। किसी ग्रह की दृष्टि है क्या चंद्रमा पे? सबसे पहले तो ये देखेंगे क्योंकि बाल्यकाल का, बचपन का कारक चंद्रमा ही होता है। तो चंद्रमा पे देखिए तो उच्च के शुक्र की और स्वराशिगत बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी दो शुभ ग्रह जो है वो चंद्रमा को देखते हैं। ये प्लस पॉइंट है। और बृहस्पति देव यहां बैठ करके 1 2 3 4 और 5 और 5वीं दृष्टि से चंद्रमा के घर को यानी कि लग्न को भी देखते हैं। यानी शुभ ग्रह जो है वो लग्न को और लग्नेश को दोनों को देखता है। ये सकारात्मक बिंदु है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अब सबसे पहले चलते हैं हम अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसका ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। नक्षत्रों का बहुत महत्व है और अच्छे नक्षत्र देख करके ही निर्णय लेना चाहिए कि ये बच्चा के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं हमेशा, मेरे पास जब भी कोई कुंडली आती है या प्री प्लानिंग कोई यदि संतान अपना प्लान करता है, जैसे कि आजकल तो बहुत सुविधा है, लोग कहते हैं कि कुछ विशेष जैसे डेट आ जाते हैं जैसे कि 666 आ गया, 777 आ गया या कुछ ऐसे। यदि सीजरिन का टाइम डॉक्टर ने दे रखा है कि हाँ आपको अगले महीना 10 तारीख को सीजरिन होगा, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के आप उसको पहले प्री प्लान कर सकते हैं। उस ज्योतिषी आपको बता सकता है कि हाँ इस नक्षत्र में आपके बच्चे का जन्म अच्छा है। नक्षत्र का स्वामी पीड़ित नहीं होना चाहिए। नक्षत्र का स्वामी यदि पीड़ित है तो बच्चे को कष्ट होगा। चंद्रमा यदि पीड़ित है
जन्म के समय तो बच्चे को कष्ट होगा। तो यहाँ पे बच्चे का जन्म उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में हुआ है, और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सूर्य कहाँ बैठे हैं? तो सूर्य इस कुंडली में जाके कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं। कहाँ के स्वामी हैं? द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होकर जाके कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं। कैसे? तो उच्च के बैठे हैं, और सूर्य यहाँ पे दिग्बली होते हैं। लेकिन किसके साथ बैठे हैं? और राहु के साथ बैठे हैं। सूर्य ग्रहण का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने देखा तो डिग्री वो बहुत ही क्लोज कंजक्शन में डिग्री है, यानी डिग्री भी बहुत नजदीक का है, तो ये ग्रहण योग बनता है। संपूर्ण रूप से ग्रहण योग यहाँ पे बन रहा है। और सूर्य पे केतु की भी 7वीं दृष्टि पड़ती है, और शनिदेव भी यहां से देखिए तो 1, 2 और 3 तीसरे दृष्टि से सूर्य को देखते हैं। यानी कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ उस नक्षत्र का स्वामी संपूर्ण रूप से यहां पे मुझे पीड़ित दिखाई दे रहा है। शनिदेव की यहां नीच की दृष्टि पड़ती है, ये ठीक नहीं है। अब चंद्रमा पे दो शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना, और शनिदेव की दृष्टि का सूर्य पे पड़ना, राहु का सूर्य के साथ बैठना, केतु का सूर्य पे दृष्टि देना, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक बिंदु है। ये कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात है, क्योंकि वो नक्षत्र का स्वामी ही पीड़ित है। अब बच्चे का जन्म कब हुआ? तो देखिए यहाँ पे 12 मई 2022 से लेकर के 5/11/2024 तक बच्चे को सूर्य की दशा चलेगी। अब सूर्य में शनि का अंतर बच्चे को 11/9/2021 से लेकर के और 23 अगस्त 2022 तक चलेगा। यानी कि मई में जन्म हुआ बच्चे का 2022 में, तो सूर्य में शनि के अंतर में जन्म हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। शनि में सूर्य में शनि के अंतर में जन्म हुआ, दोनों नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं, और सूर्य को शनि देख भी रहे हैं, और सूर्य पूर्ण रूप से पीड़ित है, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बना रहे हैं। इस वजह से इस बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या आई, और स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बच्चे का बहुत ज्यादा खराब है। एक बार नवमांश कुंडली की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहूंगा कि यहाँ सूर्य की क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ भी सूर्य कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। षष्ठ भाव में ये कारक होते हैं, लेकिन यहाँ भी राहु के साथ बैठे हैं, यहाँ भी राहु के साथ और यहाँ भी राहु के साथ, तो यहाँ भी ये संपूर्ण रूप से ग्रहण दोष में बैठे हैं। और चंद्रमा वर्गोत्तमी नवमांश से याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही कर्क राशि, दोनों ही 4 नंबर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आकर के और बैठ गए। चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। और देखा जाए तो चंद्रमा पे यहाँ पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है, और चंद्रमा यहाँ केमद्रुम दोष से पीड़ित है, और चंद्रमा यहाँ भी, चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा यहाँ भी केमद्रुम दोष से पीड़ित है। ये अच्छा नहीं है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है 7वीं, ये प्लस पॉइंट है, ये सकारात्मक बिंदु है। और देखा जाए तो यहाँ केतु भी अपनी 9वीं दृष्टि से जो है वो चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा यहां भी पीड़ित है केमद्रुम से, और चंद्रमा यहां भी पीड़ित है। अब यहां पे क्या है कि जातक की आयु बाकी है कि नहीं है, जातक की आयु कैसी है, प्रश्न तो यही था मुख्य इनका कि मेरा बच्चा क्या ठीक हो जाएगा। तो यहां शनिदेव देखिए, यदि चलित चक्र में आप जाके देखेंगे तो यहां पे मंगल अपने से अगले घर का फल दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे शनि मंगल का अंगारक दोष बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे शनिदेव जो है वो 10 नंबर राशि का फल दे रहे हैं, और मंगल जाके अगली राशि का फल दे रहे हैं, और शुक्र जाके उच्च राशि का फल दे रहे हैं। यानी कि शनि स्वराशिगत ही बैठे हैं। तो अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं, तो अष्टम भाव से हम आयु का भी विचार करते हैं। तो यहाँ आयु का कारक शनिदेव अपने स्वराशिगत आयु भाव में बैठे हैं, यानी कि ये तो सकारात्मक बिंदु है। यानी बच्चे की आयु कहीं ना कहीं बाकी है, आयु को लेकर के खतरा नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी तो है। जब तक सूर्य की महत्ता चलेगी, जब तक को स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आयु मुझे दिखाई दे रही है, जब तक की आयु अभी बाकी है, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं नवमांश कुंडली में जाके देखते हैं एक बार, तो नवमांश कुंडली में शनिदेव यहां अष्टम के स्वामी होंगे, मृत्यु स्थान के, और जाके कुंडली के चौथे भाव में क्षेत्र के कारक होकर के और अपने उच्च राशि में बैठे हैं, केंद्र में जाके बैठे हैं। और शास्त्र कहता है कि अष्टम यानी मृत्यु भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में जाके बैठे तो
अच्छा माना गया है, शुभ फल प्रदायक माना गया है। तो यहां भी मुझे अच्छा दिखाई दिया और यहां भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आयु को लेकर के विशेष खतरा नहीं है इस बच्चे को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इनको मैंने क्या उपाय बताया? तो मैंने बताया कि सूर्य के मंत्रों का जाप करवाया। तो सूर्य के मंत्रों का जाप करवाया, अनुष्ठान करवाया और दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन भी करवाया। क्योंकि मंत्र जपने का तब तक आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा जब तक किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य विद्वान से जितना जप हुआ है उसके दशांश हवन, दशांश तर्पण और दशांश मार्जन जब तक नहीं करेंगे तब तक उस मंत्र का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। एक बात और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। सूर्य यहां उच्च के हैं तो सूर्य की यहां पे शांति मत करवा दीजिएगा, क्योंकि सूर्य यहां पे उच्च के बैठे हैं, सरकारी नौकरी करेगा जाता है आगे चल के, ऐसा कहने में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य यहां पे दिग्बली होके, धन भाव के स्वामी होके कर्म भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक जो है गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी और ऊंचाइयों को हासिल करने वाला होता है। तो यहां पे सूर्य की शांति नहीं करानी है, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ग्रहण दोष की शांति करवानी है। यानी कि सूर्य ग्रहण की शांति करवाएंगे, सूर्य के मंत्रों का जाप करवाएंगे सूर्य की प्रसन्नता के लिए। जाहिर सी बात है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम अमूमन सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं कि सूर्य को बल प्राप्त हो। तो सूर्य के यहां पे संकल्प यही लेना होगा कि सूर्य ग्रह शुभ फल प्राप्ति हेतु कितना संख्या जाप करना थे संकल्प करिए। सूर्य का शुभ फल यहां हमको चाहिए, सूर्य की शांति नहीं करना है, नहीं तो सूर्य फिर कुछ देंगे नहीं आपको, शांत कर देंगे आप तो। और बच्चे को मैंने एक मुखी रुद्राक्ष पहनाया है ताकि इसका सूर्य जो है वो बलाबल में आए और उसका 2024 तक जो मई का समय है, 5 नवंबर 2024 तक का, वो आसानी से कट जाए। बच्चे के माता को मैंने बोला है सूर्य भगवान को जल प्रदान करने के लिए नित्य और सूर्य के मंत्रों का शांति के, ये जो सूर्य के मंत्रों का जाप, उसके अलावा भी डेली बच्चे की माता बच्चे के नाम से एक माला जाप कर सकती हैं मंत्रों का, इससे बच्चे को फायदा होगा। अब यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब मुख्य मुद्दे पे मैं आता हूं आपको। यदि आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो कृपा करके एक बार जरूर किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से मिल लीजिए और उस ज्योतिषी से मिल करके और कम से कम ये देखिए कि नक्षत्र का स्वामी पीड़ित नहीं, क्योंकि यहां पे उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, वो पूरी तरह से पीड़ित है, तो जातक को परेशानी होगी। तो ये आप जरूर देख लीजिए कि ग्रहों की क्या स्थिति है। अब कुछ अच्छे योग बताता हूं मैं आपको जिसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चंद्र गुरु का यदि योग हो, चंद्र चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हो, गज केसरी योग हो, ये बहुत अच्छा है। शनि मंगल जो है यहां बैठे हैं, शनि मंगल यदि त्रिक भाव में बैठे तब भी अच्छा रहता है। शनि मंगल कहां अच्छा फल देते हैं? यहां शनि मंगल हो तब ठीक फल देते हैं, यहां शनि मंगल हो तब ठीक फल देते हैं, यहां शनि मंगल हो तब ठीक फल देते हैं। यानी कि इन भाव में यदि ऐसा योग बना हुआ है तो ऐसे भाव में बना हो जो अच्छा है। हालांकि सब कुछ तो आप नहीं बैठा सकते, लेकिन कम से कम नक्षत्र का स्वामी पीड़ित ना हो, ये तो आप देख ही सकते हैं कि मूल नक्षत्र में जातक का जन्म ना हो जाए। जो मूल नक्षत्र मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में, तो मूल नक्षत्र को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, अच्छे नक्षत्र को थोड़ा देख लीजिए किसी अच्छे विद्वान से दिखा करके, और तब अपने बच्चे का, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो आपके लिए सबसे प्रिय है, तो इसलिए अपने बच्चे के ग्रह नक्षत्रों को दिखा करके, और यदि डॉक्टर ने बोला है कि हाँ सर ये सीजरियन से ही बच्चा होगा, क्योंकि आजकल अमूमन सीजरियन से ही बच्चा हो रहा है, तो सीजरियन से यदि बच्चा हो रहा है और यदि आज हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं, हम क्यों ना उसका लाभ लें, हम क्यों बच्चे के जन्म के बाद भी परेशान रहें, हम क्यों अपने बच्चे के स्वास्थ्य की तरफ ना देखें और आंख बंद करके बस गए और जो हुआ वो भाग्य के भरोसे छोड़ दें। ऐसे ना करें। एक बार जरूर अपने बच्चे के जन्म से पहले उसकी दिखा ले स्थितियों को कि आगे कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन से नक्षत्र ग्रह अच्छे हैं। गज केसरी योग का लाभ उठाइए, बृहस्पति और चंद्रमा का नवम पंचम का चौथे दसवें का संबंध बने उसका लाभ उठाइए। तो इन चीजों को आप फायदा उठा सकते थे। गज केसरी यहां भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा पे जो बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना और चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पड़ती है तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी पीड़ित है, बस यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। तो बच्चे की आयु को विशेष कोई खतरा नहीं है। और मुझे सुनने में भी आया है कि हाँ पहले से जब से सूर्य के मंत्रों का जाप हुआ बच्चा काफी बेहतर है
और ये आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे के जन्म से पहले जानना, तो मुझसे संपर्क आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपके वीडियो के पास मिल जाएगा, मेरे वीडियो के पास। तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे आप राय ले सकते हैं। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।